हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है भाई। ठीक है, तो एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नई क्लास और एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूं अजय ओझा आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं भाई कृषि रसायन का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है आपका मृदा कोलॉइड्स। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि कितने नंबर के तो यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं और क्वेश्चन भी किस किस तरीके से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो मैं आपको पहले यही बता देता हूं कि ये जो आपका तीसरा चैप्टर है अध्याय 3 मृदा कोलॉइड्स, अगर मैं इसके अंक की बात करूं, अगर इसकी मार्किंग की बात करूं, तो यहां से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। चाहे आप 2019 का पेपर उठा के देख लो, चाहे 2020 का पेपर उठा के देख लो। किताब में आपके इसके 4 अंक दे रखे हैं, लेकिन उसको करेक्ट कर लेना। टोटल जो इसके अंक हैं वो कितने हैं? 3। यहां से आपको 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 3 नंबर के क्वेश्चन में से पहला जो क्वेश्चन होगा वो होगा आपका 1 नंबर का, जो आपको अतिलघुत्तरात्मक में पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा 2 नंबर का, वो होगा आपका लघुत्तरात्मक। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन आपका कितने नंबर का मिलेगा? 2 नंबर का मिलेगा। ठीक है, और आज पहली क्लास में, आज जो पहली क्लास में, वहां से आपको 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 2019 में पूछा जा चुका है, 2020 के अंदर पूछा जा चुका है। तो आज की क्लास से ही आपको 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में, तो आगे भी संभावना है कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको मिल सकता है आज की क्लास से। तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है, आसानी से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को भाई। तो कॉलॉइड्स, सबसे पहले समझो यहां पर कॉलॉइड्स क्या है। ठीक है, देखो आपके 3 तरीके के विलयन होते हैं। पहला विलयन होता है आपका वास्तविक विलयन। मैं आपको एक बार बता देता हूं तीनों को पहले, फिर आगे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला होता है आपका वास्तविक विलयन, दूसरा होता है आपका कॉलॉइडी विलयन, दूसरा होता है आपका कॉलॉइडी विलयन, और तीसरा होता है आपका निलंबन। तीसरा क्या होता है? निलंबन। निलंबन, ठीक है, निलंबन। ये 3 तरीके के विलयन होते हैं। अगर कणों का आकार, और इनको विभाजित भी किसके ऊपर किया है? कणों के आकार के ऊपर। अगर जो आपके कणों का आकार है, जो विलयन के अंदर आपके कण उपस्थित हैं, अगर उनका आकार 1 नैनोमीटर से भी कम है, 1 नैनोमीटर से भी कैसा है? कम है, यानी वो नग्न आंखों से तो छोड़ो, वो सूक्ष्मदर्शी से भी दिखाई नहीं देते, 1 नैनोमीटर से भी कम, यानी बहुत छोटा कणों का आकार है, तो ऐसे विलयन को अपन क्या कहेंगे? वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे विलयनों को क्या कहेंगे हम? वास्तविक सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कॉलॉइडी विलयन, इससे पहले मैं आपको निलंबन की कहानी बताता हूं। अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी कैसा हो? ज्यादा। 1000 नैनोमीटर से भी कैसा हो? ज्यादा। अगर कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से भी ज्यादा है तो उनको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो, और ऐसे विलयन को आप क्या कहोगे? निलंबन। ऐसे विलयन को क्या कहोगे? निलंबन। लेकिन जब कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, यानी कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है, तो ऐसे कणों को हम क्या कहते हैं? कॉलॉइडी कण। और इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं? कॉलॉइडी विलयन। ठीक है, समझ गए? एक डेफिनेशन मैं आपको और देता हूं। देखो, 2 प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं। पहला तो होता है आपका क्रिस्टलाभ, क्रिस्टलाभ, और दूसरा आपका होता है कॉलॉइडी। ठीक है, कॉलॉइडल पार्टिकल। ठीक है, तो क्रिस्टलाभ हम किसको बोलते हैं? ऐसे कण जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाए, यानी कोई झिल्ली है आपके पास, अर्धपारगम झिल्ली है, जिसमें से क्या है? कणों का आदान प्रदान हो जाता है। तो अगर उस झिल्ली में से पार्टिकल विसरित हो जाए, यानी उस झिल्ली में से निकल जाए, तो ऐसे कणों को तो हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाभ। ठीक है, और उस झिल्ली में से ना निकल पाए, या निकले भी तो उस विसरण की गति कैसी हो? बहुत धीमी, यानी बहुत ही स्लो गति से वो निकल पाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलॉइडी। या निकल ही ना पाए, उसे हम क्या बोलेंगे? कॉलॉइडल कण। ठीक है, जैसे मैंने छलनी ली और छलनी के अंदर पानी डाला, सटाक से सारा पानी बाहर, ठीक है, लेकिन मैंने उसके छलनी के अंदर क्या डाल दिया? गोंद। क्या डाल दिया उसके अंदर? गोंद। तो गोंद बताओ छलनी में से आराम से छनेगा क्या जिस तरीके से पानी छन रहा था? नहीं, आपका आंसर होगा नहीं। तो वो क्या हो गया? एक प्रकार का आपका कॉलॉइडल विलयन। और कॉलॉइड नाम ही है जो जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गोंद। आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, देखो आने वाला है। स्टार्ट करते हैं भाई चैप्टर को। कॉलॉइडल शब्द ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के शब्द कॉला से लिया गया है। कॉलॉइडल जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के कॉला से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गोंद। देखो साफ साफ लिख रखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गोंद, तथा ऑर्ड्स का अर्थ होता है समान, यानी गोंद के समान।
इसका अर्थ क्या है? गोंद के समान। कोलोइडल शब्द ग्रीक भाषा के कोला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है गोंद के समान। ठीक है, समझ गए? अब यहां पर जो कोलोइडल रसायन का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? थॉमस ग्राहम को कहा जाता है। भाई आपसे क्वेश्चन बन जाए कि कोलोइडल रसायन का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा थॉमस ग्राहम को कोलोइडल रसायन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, देखो, कोलोइडल रसायन के जनक थॉमस ग्राहम माने जाते हैं। इन्होंने क्या किया? जल विलेय पदार्थों को जंतु झिल्ली में से विसरण के आधार पर क्रिस्टलाभ और क्रिस्टलॉइड में विभक्त किया। यानी इन्होंने कणों को क्रिस्टलाभ और क्रिस्टलॉइड दो भागों में इन्होंने बांटा। वे पदार्थ, अब यहां से क्वेश्चन बन गया, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से आसानी से विसरित हो जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलाभ कहते हैं। और वे पदार्थ जिनके विलयन का प्रसारण अति मंद गति से होता है या पूर्ण रूप से विसरित होने में असमर्थ होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते या उनके विसरण की गति बहुत कैसी होती है? धीमी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोइड्स कण कहते हैं। कोलोइडल कण, कोलोइडल पार्टिकल्स कहते हैं। समझ गए बात को? अगली आती है मृदा कोलोइड्स की परिभाषा। देखो परिभाषा, ऐसे कण, ऐसे मृदा कण जिनका विन्यास 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन तक होता है। 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन। अब वैसे तो इसका 1000 मिली माइक्रोन होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक ने 100 मिली माइक्रोन दे रखा है तो आप 100 ही लिखोगे। ठीक है, क्योंकि मिली माइक्रोन को चेंज करोगे तो मिली माइक्रोन को चेंज करो। मिली बराबर क्या होता है? 10⁻³ माइक्रोन बराबर क्या होता है? 10⁻⁶। तो ये तो क्या हो गया? नैनोमीटर हो गया ना। -6 -3 को मिलाओगे तो -9 होगा, और -9 का मतलब नैनोमीटर। और हमें पता है 1 से 1000 नैनोमीटर था, 1 से 1000 नैनोमीटर था, लेकिन यहां तो 100 नैनोमीटर दे रखा है। एनीवे, आपकी मिली माइक्रोन की यूनिट दे रखी है, तो आप अभी इसी को लिखोगे कि वे मृदा कण जिनका व्यास 1 से लेके 100 मिली माइक्रोन तक होता है वो क्या कहलाते हैं? कोलोइडल गुण रखते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स को क्या कहलाते हैं? ऐसे जो पार्टिकल्स हैं उनको क्या कहते हैं? मृदा कोलोइड्स कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन कणों के व्यास की उच्चतम सीमा 500 मिली माइक्रोन होती है। कोलोइडल कणों को इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते हो आप। ठीक है, दिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से, ये तो दिख सकते हैं। एक दो प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती हैं भाई, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एक तो इलेक्ट्रॉनिक होती है और एक और होती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, बायोलॉजी में आपने उसको ही पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो आप। वो जो पहले वाली जो जनरल सूक्ष्मदर्शी है उससे आप उसको नहीं देख सकते हो। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वास्तविक कण है, जो वास्तविक मैंने अभी आपको विलयन बताया था, तो जो उसके अंदर जो कण है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, और दूसरा जो आपका एक निलंबन था उसको आप नग्न आंखों से भी देख सकते हो। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? तो परिभाषा आ जाए आपको तो क्या लिखोगे मृदा कण की? कि वे मृदा कण जिनका व्यास 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन तक होता है क्या कहलाते हैं? मृदा कोलोइड्स कहलाते हैं। ठीक है, इनका अधिकतम व्यास कितना हो सकता है? 500 मिली माइक्रोन इनका अधिकतम व्यास हो सकता है। अगर आपसे पूछ ले कि मृदा कोलोइड्स कण का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, तो आप आंसर दोगे 500 मिली माइक्रोन। समझ गए बात को? यहां तक आगे चलें। आगे देखो मृदा कोलोइड्स के गुण। अब जो क्वेश्चन पूछे ना आपको, 2019 की बात करूं या मैं 2020 की बात करूं, दोनों इससे आए हैं भाई। तो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी बताऊंगा साथ के साथ क्या क्वेश्चन पूछा था। सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ एक वीडियो के अंदर मैं आपको सब कुछ दूंगा। जो भी आपको पैराग्राफ पढ़ा रहा हूं, पूरा ओवरऑल क्या आया है, क्या आ सकता है, कहां से क्वेश्चन बन सकता है, किस तरीके के आपको क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं, सब कुछ बताऊंगा भाई। ठीक है, पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखते रहो। चलो पहली बात करते हैं विषमांगता की। विषमांगता क्या है? देखो, पहला पॉइंट मृदा कोलोइड्स के गुण, और पहला पॉइंट आ रहा है कोलोइड्स के गुण में विषमांगता। ठीक है, देखना, कोलोइड्स वास्तविक विलयन नहीं बनाते। हमें भी पता है कोलोइड्स विलयन का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का होता है। तो इस वजह से ये जो वास्तविक विलयन नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि वास्तविक विलयनों का आकार कितना था? 1 नैनोमीटर से भी कम था। ठीक है ना। इनका विलयन विषमांगी होता है। इनका विलयन कैसा होता है? विषमांगी। जबकि वास्तविक विलयन कैसा होता है? समांगी। समांगी का मतलब दोनों जो घटक हैं एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं, उनको आप अलग अलग ना कर सको। जैसे मैंने पानी के अंदर शक्कर मिला के घोल दी, तो शक्कर और पानी दोनों एक हो चुके हैं। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहेंगे भाई? इस प्रकार के विलयन को हम कहेंगे क्या?
समांगी विलयन, जब दोनों घटक एक दूसरे में प्रॉपर्ली मिक्स हो जाएं, और दोनों घटक एक दूसरे में मिक्स प्रॉपर्ली ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, विषमांगी। जैसे मैं उसके अंदर क्या डाल दूं, पत्थर डाल दूं पानी के अंदर, मिक्स होंगे क्या, नहीं होंगे, तो वो कैसा है, विषमांगी। तो इस तरीके से जो कोलॉइडी विलयन है वो भी कैसा होता है, आपका विषमांगी प्रकृति का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ ले कोलॉइडी कणों की प्रकृति कैसी होती है, आप क्या हुए, विषमांगी प्रकृति होती है। अब इसकी जो प्रावस्थाएं वो दो प्रावस्थाएं, पहली कौन सी है, अपकीर्ण प्रावस्था, ठोस, और अपकीर्ण माध्यम जो है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं, अपकीर्ण प्रावस्था ठोस और अपकीर्ण माध्यम जो है वो द्रव होता है। ठीक है, अब समझना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, समझाता हूं भाई। ठीक है, देखो जैसे जो ज्यादा होता है ना वो तो होता है आपका माध्यम, ठीक है, और जो ज्यादा होगा वो कौन होगा, विलायक होगा, द्रव होगा। ठीक है, और जो कम होगा वो कौन सा होगा, जो कम होता है वो कौन सा होगा, आपका अपकीर्ण प्रावस्था। ठीक है, जैसे आप एक विलयन बना रहे हो, ठीक है, आपको विलयन से ही समझाना पड़ेगा मुझे। देखो, तो विलयन में दो चीजें होती हैं भाई। अच्छा, बीकर टेढ़ा बन गया, चलो भाई सीधा बना देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ में। ठीक है, ये लो बीकर सीधा बना दिया। अब क्या कर रहे हो आप, इसके अंदर विलयन बना रहे हो, तो विलयन में आप दो चीज लेते हो, एक तो पानी लेते हो, और पानी के अंदर आप शक्कर का पानी बना रहे हो। आप इसके अंदर क्या डालोगे भाई, शक्कर डालोगे। ठीक है ना, तो जो ज्यादा मात्रा में होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको तो हम क्या बोलते हैं, विलायक। जो ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विलायक। और यहां विलायक को ही क्या कहा है इसने, अपकीर्ण माध्यम। विलायक को ही क्या कहा है, अपकीर्ण माध्यम, जो ज्यादा मात्रा में होता है। तो ज्यादा मात्रा में कौन है यहां, आपका पानी, तो विलायक कौन है यहां पर, द्रव। तो इसी तरीके से मैं क्या कहूंगा, अपकीर्ण माध्यम कौन है यहां पर, द्रव। ठीक है, समझ गए बात को। और हम पानी ज्यादा लेते हैं, उसमें कम मात्रा में हम क्या डालते हैं, शक्कर। अरे भाई मैंने पानी एक गिलास लिया होगा तो चम्मच तो मैं मात्र कितनी डालूंगा, एक चम्मच ही शक्कर डालूंगा। ऐसा तो है नहीं उसके अंदर एक गिलास भर के शक्कर डालूंगा, ऐसा है क्या, नहीं है ना। तो हम शक्कर की मात्रा कैसी लेते हैं, कम। और जिसको हम कम मात्रा में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय। उसको हम क्या बोलते हैं, विलेय। और विलेय कैसा है यहां पर, ठोस। कैसा है विलेय यहां पर, ठोस। तो जो विलेय हमने यहां पर जो शब्द लिया है कोलॉइडी विलयन में, इस विलेय शब्द के लिए ही कौन सा शब्द यूज किया गया है, अपकीर्ण प्रावस्था। कौन सा शब्द यूज किया है, अपकीर्ण प्रावस्था, जो कैसी होती है, कम मात्रा में होती है। और कम मात्रा में हमारे पास क्या था, ठोस। तो जो अपकीर्ण प्रावस्था है वो तो कौन होती है, ठोस। लेकिन जो अपकीर्ण माध्यम है, माध्यम का मतलब जो ज्यादा मात्रा में था, ज्यादा मात्रा में हमारे पास कौन था, द्रव। तो जो अपकीर्ण माध्यम है वो तो हमारे पास कौन होगा, द्रव। और जो अपकीर्ण प्रावस्था है वो हमारे पास कौन सा होगा, ठोस। क्या क्वेश्चन मिला है आपको, बढ़िया। आपसे पूछ ले कोलॉइडी विलयन में अपकीर्ण माध्यम व अपकीर्ण प्रावस्था कौन कौन सी होती है, तो आप बोलोगे कि अपकीर्ण जो प्रावस्था है वो तो होती है ठोस, और जो अपकीर्ण माध्यम है वो क्या होता है, द्रव। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। आगे देखना भाई, इस प्रकार के कोलॉइडी विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल। तो कोलॉइडी विलयन के लिए एक दूसरा शब्द भी यूज कर लिया, सॉल। ठीक है, कोलॉइडी विलयन ना बोल के आप इसको क्या बोल सकते हो, सॉल भी बोल सकते हो, SOL। वैसे अपन विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं ना। वैसे अपन विलयन को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर कोलॉइडी विलयन है आपके पास तो कोलॉइडी विलयन को आप अथवा में और क्या बोल सकते हो, सॉल भी बोल सकते हो। तो आपसे पूछ ले सॉल क्या है, तो सॉल का मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, कोलॉइडी विलयन ही पूछ रहा है। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। उदाहरण, अगर माध्यम जल है तो विलयन को क्या कहा जाएगा, हाइड्रोसॉल। और अगर आपने माध्यम को जल लिया है तो नाम क्या हो गया, हाइड्रोसॉल। पीछे क्या लगा देना, कोलॉइडी विलयन की जगह सॉल लगा देना। अगर मैंने माध्यम क्या लिया है, अल्कोहल, तो नाम क्या हो जाएगा, एल्कोसॉल। अगर मैंने माध्यम क्या लिया है, बेंजीन, तो नाम क्या हो जाएगा, बेंजोसॉल। अगर मैंने माध्यम लिया है एयर, वायु, अगर मैंने एयर माध्यम लिया है तो नाम क्या हो जाएगा, एरोसॉल। ठीक है, समझ रहे हो, जो भी चीज, जो भी विलायक है उसके आधार पर नाम हो जाएगा, उसके पीछे क्या लग जाएगा, सॉल सॉल लग जाएगा। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। अगला है विसरण। विसरण का मतलब बहने की टेंडेंसी। ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली में से ये विसरित नहीं होते। ठीक है, निकलते नहीं। अर्धपारगम झिल्ली में से जो बीच में आपने झिल्ली लगाई है उसमें से ये विसरित नहीं होंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हो, जानतव झिल्ली भी आप इसको कह सकते हो, पर्चमेंट झिल्ली भी आप इसको कह सकते हो, सेलोफोन मेम्ब्रेन भी आप इसको कह सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स अर्धपारगम झिल्ली में से विसरित नहीं होते। आगे चलते हैं तीसरे गुणधर्म पर, ब्राउनियन गति। अब इस पॉइंट से आपको देखो
जेट एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आ चुका है, एक सेकेंड, 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। आपको बोर्ड एग्जाम 2020 में क्वेश्चन मिल चुका है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, 2020 में नहीं, आपको आने वाला 2020 में मिला था, मैं बताऊंगा अभी उसको, ठीक है। जेट एग्जाम में यहां से 2019 से क्वेश्चन आ चुका है, देखना भाई, समझना भाई ब्राउनियन गति क्या है। जब देखा गया अल्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से जब देखा गया तो हमने क्या देखा कि ये जो कोलॉइडी कण है ये क्या है, एक जगह रुके नहीं रहते, ये टेढ़ी मेढ़ी क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं भाई, इस तरीके से टेढ़ी मेढ़ी क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो कोलॉइडी कणों की इन टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति। अब क्वेश्चन ये पूछा था आपको जेट में कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की, ब्राउनियन गति की खोज किसने की। तो मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउनियन गति की जो खोज की थी, नाम से ही क्या आ रहा है, ब्राउन, यानी उसने खुद के ऊपर ही नाम रखा होगा। तो ब्राउनियन गति की जो खोज की थी वो किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन। किसने की थी बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनियन गति की खोज की थी, ठीक है, समझ गए। जैसे आप किसी चीज की खोज करोगे तो आप नाम दे दोगे सोनू, मोनू, टिंकू, ठीक है, जो भी आपका नाम है। तो भाई रॉबर्ट ब्राउन ने खोज करी, इस वजह से उसने नाम क्या दे दिया, ब्राउनियन गति उसने नाम दे दिया, समझ गए। तो क्या लिखोगे, ब्राउनियन गति क्या है कि कोलॉइडल कणों की अनियमित टेढ़ी मेढ़ी गति को ही हम क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति कहते हैं, जिसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। समझ गए इस बात को, आगे चलें। अरे बोलो भाई, अरे बोलोगे कैसे, बोलूंगा तो मैं ही ना। चलो मैंने मान लिया आपके समझ में आ चुका है। देखो ये आपको चित्र भी दिखा रखा है कि कोलॉइडल कणों की कितनी छोटी तीव्र टेढ़ी मेढ़ी गति हो रही है, और कोई पार्टिकल जितना छोटा होगा उतना ही भागेगा, जो जितना छोटा वो उतना ज्यादा शरारती, ठीक है ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाल। तो कहने का मतलब जो कोलॉइडल कण जितना छोटा होगा उसकी कोलॉइडल जो ब्राउनियन गति है वो उतनी ही उसकी कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ गए बात को, आगे चलते हैं। विद्युत आवेश, ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि कोलॉइडल कणों पर कैसा आवेश होता है। तो याद रखना, कोलॉइडल कणों पर ऋणावेश होता है। कोलॉइडल कणों पर क्या होता है, ऋणावेश। अब किसी चीज के ऊपर ऋणावेश है तो वो किसको आकर्षित करेगा, विपरीत चार्ज को आकर्षित करेगा। कहने का मतलब अगर इनके ऊपर ऋणावेश है तो ये किसको आकर्षित करेंगे, ये धनावेश को आकर्षित करते हैं। एक सेकंड, क्या आ जाता है बार बार, चलो ये किसको आकर्षित करेंगे भाई, धनावेश को आकर्षित करेंगे। समझ गए आप बात को। क्या लिखोगे कि कोलॉइडल कणों पर ऋणावेश होता है, अतः ये धनायनों को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। समझ गए भाई। अगला पॉइंट, अगले पॉइंट की बात करते हैं, टिंडल प्रभाव। और यही क्वेश्चन आपको पूछा था 2020 में। कब पूछा था भाई, बोर्ड एग्जाम 2020 में। टिंडल प्रभाव क्या है, ठीक है। देखो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बताऊंगा और आपको इसको एक्सपेरिमेंट करके भी बताऊंगा कि टिंडल प्रभाव कैसे होता है, ठीक है। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल समझा रहा हूं, देखना भाई, समझना, ठीक है। होता क्या है कि जब अंधेरे में हम वास्तविक विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं तो वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर उसी प्रकाश को हम कोलॉइडल विलयन में से गुजारें तो वो प्रकाश का जो पथ है वो हमें क्या है, दिखाई दे जाता है। इस प्रभाव को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया था, इस वजह से इस प्रभाव का उसने नाम क्या दिया, टिंडल प्रभाव उसने नाम दिया। क्या बोला मैंने कि आपके पास, अभी मैंने आपको विलयन तो बता ही दिया, वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, कोलॉइडल विलयन किसे कहते हैं, ठीक है। तो जो पहले वाला जो बीकर आपको दिख रहा है वो तो है आपका वास्तविक विलयन। कैसा विलयन है, वास्तविक विलयन। और जो दूसरा वाला आपको जो विलयन दिख रहा है वो है आपका कोलॉइडल विलयन। कैसा विलयन है भाई, ये कोलॉइडल विलयन है, ठीक है ना। तो मैंने यहां से देखो, ये टॉर्च आपको दिख रही है, यहां से टॉर्च गुजारी, इसमें से क्या है, टॉर्च गुजारी इस बीकर में से। तो ये जो वास्तविक विलयन है इसमें तो मुझे कोई लाइट का जो पथ है वो मुझे नहीं दिखा, लाइट के जो रास्ता है वो मुझे नहीं दिखा। देखो इस बीकर में आपको दिख रहा है कि लाइट का रास्ता नहीं दिख रहा ना। लेकिन जैसे ही ये लाइट हमने किस में से गुजारी, कोलॉइडल विलयन में से गुजारी। अरे इधर देखो डायग्राम में, कोलॉइडल विलयन में से गुजारी, तो कोलॉइडल विलयन में से जैसे ही हमने लाइट गुजारी तो आप देख लो साफ साफ आपको लाइट का रास्ता ये जो दिखने लग गया भाई, लाइट का रास्ता दिख रहा है ना, ये आपको लाइट का रास्ता। तो यही जो फैक्ट है ये किसने ऑब्जर्व किया, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने ऑब्जर्व किया, और उसने इसको नाम क्या दिया, टिंडल प्रभाव नाम दिया। आप घरों में भी देखते हो, घरों में कभी कभी खिड़की से या दरवाजे में से कहीं से बारीक सा कोना रह जाता है, तो उस कोने में से आप देखते हो कि सनलाइट आती है,
आती है ना भाई, एक कोण बनाती है, और उस सनलाइट में आपको धूल के कण भी ऐसे ऐसे घूमते हुए विचलित करते हुए आपको क्या है आसानी से दिख जाते हैं। तो वो भी किसका उदाहरण है, बहुत अच्छा उदाहरण है भाई, वो भी किसका, टिंडल प्रभाव का। ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि जब हम वास्तविक विलयन में से जब हम प्रकाश का पुंज गुजारते हैं तो यह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम कोलॉइडल विलयन में से प्रकाश को गुजारते हैं तो इसका पथ हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो कोलॉइडल के जो कण हैं वो इसको क्या कर देते हैं, प्रकाश के पुंज को प्रकीर्णित कर देते हैं। प्रकीर्ण का मतलब इसको बिखराव कर देते हैं, जिससे हमें ये रास्ता हमें दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, जैसे मान के चलो एक चीज और बताता हूं, मैं बताए बिना आपको मानूंगा नहीं भी, ठीक है ना। जैसे ये प्रकाश आ रहा है, ठीक है, अब एक छोटा मोटा पार्टिकल है, मतलब बहुत ही साइज में छोटा है, तो ये प्रकाश से उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। प्रकाश की टेंडेंसी इतनी है स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल जाएगा, और स्ट्रेट डायरेक्शन में निकल जाएगा तो हमें इसका रास्ता दिखाई नहीं देता। हमें तो जहां यहां कुछ अगर बड़ी सी दीवार होगी तो यहां हमें बड़ी सी दीवार पर इसका रास्ता हमें दिखाई देगा, चौंधा हमको दिखाई देगा। आप भी देखते हो सूरज से जो प्रकाश आता है वो आपको दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, आपको उसका चौंधा दिखाई देता है। जब वो दीवार पे पड़ता है तो दीवार पे आपको दिखता है कि हाँ ये सूरज का जो प्रकाश है वो यहां पर पड़ रहा है। आपको बीच में से उसकी लाइट नहीं दिखती कि बीच में से ये आ रहा है सूरज का प्रकाश, ये आ रहा है। ये तब दिखता है जब आप अंधेरे कमरे में बैठे हुए होते हो और छेद में से कहीं छोटे से बारीक से छेद में से जब सनलाइट आती है तब आपको उसका पथ दिखाई देता है पूरा जी। ये भाई ये कोण बनता हुआ आ रहा है। जैसे ये आपकी दीवार है, ये मान के चलो एक सेकंड, ये आपकी दीवार है और इस दीवार में ये रहा बारीक सा छेद, तो फिर आप देखते हो कि इस तरीके से सर ये आपका हाँ इस तरीके से कुछ कोण बनती हुई लाइट हमें दिखती है, और हमें दिखता है कि इधर जो धूल के कण है वो ऐसे घूम रहे होते हैं। देखा है ना सबने, ये तो घरों में। ठीक है, तो ये कब दिखाई देता है? जब आप कमरे में बैठे हुए होते हो और बाहर से आपको क्या मिलती है, सनलाइट मिलती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हम इस लाइट को हम कोलॉइडल विलयन में से निकालते हैं, जब इस लाइट को कोलॉइडल विलयन में से निकालते हैं तो आपको पता है वास्तविक विलयन के कणों का आकार कैसा होता है, छोटा, लेकिन कोलॉइडल कणों का आकार उनसे कैसा होता है, बड़ा। कोलॉइडल कणों का आकार उनसे कैसा होता है, बड़ा। तो जब इन पार्टिकल्स पर हम लाइट को आपतित करते हैं तो क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और उस प्रकीर्णन से हमको वो प्रकाश का पथ दिखाई दे जाता है। जैसे अब ये लाइट आई, लेकिन इसके सामने कैसे आ गए, अब थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल आ गए। तो थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल आ गए तो लाइट क्या करेगी, इनसे टकराएगी, और टकरा कर क्या होगा, एक सेकंड में आपको और बताता हूं। ये बड़ा पार्टिकल आ गया, लाइट इनसे टकराई और टकरा कर क्या होगी, ये भिन्न भिन्न डायरेक्शन में क्या होगी, प्रकीर्णित होगी। क्या होगी भाई, अलग अलग डायरेक्शन में प्रकाश का क्या होगा, प्रकीर्णन होगा। तो इस प्रकीर्णन के फलस्वरूप ही हमें क्या दिखाई देता है, लाइट का पथ दिखाई देता है, हमें इसका जो रास्ता है वो हमको दिखाई देता है, और इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव। आई थिंक आप भली भांति समझ चुके होंगे। एक एक्सपेरिमेंट भी करके बताऊंगा आपको, पूरा टिंडल प्रभाव को आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि ये देखो ये होता है आपका टिंडल प्रभाव। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास चौथा पॉइंट, जिसको बोलते हैं अधिशोषण। एक तो होता है अवशोषण, एक होता है अधिशोषण। देखना भाई, समझते हैं दोनों को। पहले समझो कि अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण का मतलब होता है सरफेस पर जमना। ठीक है, यानी ऊपरी परत पर केवल किसी चीज का जमाव हो, ऊपरी परत पर किसी चीज का केवल जमाव हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण। और जब पदार्थ उसके अंदर अवशोषित हो जाए, यानी उसके अंदर उसके अणु परमाणुओं का क्या हो जाए, प्रवेश हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवशोषण। जैसे स्पंज है, स्पंज को आपने पानी में डाल दिया तो आप क्या कहोगे कि स्पंज पूरे पानी को अपने अंदर सोख लेगी, तो वहां तो क्या हुआ है, अवशोषण हुआ है। लेकिन आपने दीवार के ऊपर क्या कर दिया, कलर कर दिया, तो कलर दीवार के अंदर घुसा क्या, बिल्कुल ईंटों के अंदर जाके घुस गया क्या कलर, नहीं। कहां रहा कलर, सिर्फ और सिर्फ उसकी बाहरी परत के ऊपर रहा। तो जब बाहरी परत पर किसी चीज का जमाव होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषण। और जब अणु परमाणु पार्टिकल्स क्या चले जाएं, अंदर एंटर कर जाएं अच्छी तरीके से, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवशोषण। आप बढ़िया शादी में जा रहे हो, शादी में टनाटन बन के जाना है, मुंह पर आपने लीपापोती बहुत अच्छे से कर ली, तो वो आपकी लीपापोती आपकी चमड़ी के अंदर घुसी क्या, नहीं घुसी ना भाई। बढ़िया मेकअप कर लिया आपने, बिल्कुल बन ठन के टिप टॉप बन के जा रहे हो। ठीक है, तो वो जो आपने मेकअप किया था वो क्या आपके अंदर घुसा, आपकी चमड़ी के अंदर घुसा, नहीं। कहां रहा, आपकी चमड़ी के ऊपर ही रहा, यानी बाहरी परत पर ही आपने क्या किया, जमाव किया। तो वो भी एक किसका उदाहरण है भाई,
अधिशोषण का उदाहरण, ठीक है ना, समझ गए ना, बिल्कुल देसी एग्जांपल से। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाता है आपका, तो हाँ मेन टॉपिक तो छोड़ ही गए, ठीक है भाई। तो अब जो कॉलॉइडल कण है वो क्या है भाई, ऋणावेशित है। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपने ऊपर किसको जमाएगा, पॉजिटिव चार्ज को। यानी कहने का मतलब कि कॉलॉइडल कणों पर ऋणावेश होने के कारण ये धनायनों का क्या करते हैं भाई, अधिशोषण करते हैं। धनायनों को अपनी सरफेस पर क्या कर लेता है, चिपका लेता है, इनका अधिशोषण कर लेता है। आगे चलते हैं, अवक्षेपण। अवक्षेपण क्या है भाई, प्रेसिपिटेशन, कोएगुलेशन भी आप इसको बोल सकते हो। कोएगुलेशन का मतलब क्या है अभी बताता हूं, अवक्षेपण क्या है, देखो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम सी। जब किसी पदार्थ का जमाव हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, कोएगुलेशन कहते हैं, ठीक है ना। अवक्षेपण आप इसको बोल सकते हो। अवक्षेपण का मतलब जैसे आपने कोई अभिकर्मक ऊपर से डाला और जो आपने पदार्थ अभी कॉलॉइडल विलयन बनाने के लिए मिलाया था वो पदार्थ एकदम से अलग हो जाए और नीचे तले में क्या हो जाए, बैठ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे अवक्षेपण, ठीक है। जैसे फटे दूध जैसा सॉल्यूशन हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। आप जनरली जब प्रैक्टिकल करोगे बीएससी में, अगर आपने केमिस्ट्री नॉर्मल से अगर आपने प्रैक्टिकल किया होगा तो आपको पता है प्रेसिपिटेट क्या होता है। जब हम फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्रियात्मक समूह की पहचान करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल करे थे उस टाइम पर, ठीक है ना। रेडिकल की धनायन रेडिकल, ऋणायन रेडिकल जब हमने पढ़े थे, अगर प्रैक्टिकल आपने किया होगा, लेकिन आपने तो एग्रीकल्चर में किया नहीं होगा। अगर 11वीं क्लास में कोई बच्चा है और उसने अगर प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल किए हैं तो वो मेरी बात को अच्छे से समझ रहा होगा। धनायन मूलक, ऋणायन मूलक की जब आपने पहचान की होगी तो आपको अवक्षेप मिले होंगे। तो अवक्षेप का मतलब आपका जो भी अभिकर्मक है उस सॉल्यूशन में मिला हुआ वो कहां बैठ जाए, तले में बैठ जाए, पेंदे में बैठ जाए, ठीक है, अलग हो जाए, अलग हो जाए बिल्कुल, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, हम अवक्षेपण बोलेंगे। समझ गए बात को। तो जैसे ही आप इसमें विद्युत अपघट्य मिलाते हो तो विद्युत अपघट्य के मिलाने के साथ ही इसका क्या हो जाता है भाई, कॉलॉइडल विलयन का क्या हो जाता है, अवक्षेपण हो जाता है। यानी जो पदार्थ है वो अलग से तल में बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाता है, ठीक है, समझ गए। आगे आपकी हेडिंग आती है मृदा कॉलॉइड्स के गुण, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा है 2019 में। कब पूछा है भाई, 2019 में, ठीक है। तो इस टॉपिक की बात, मृदा कॉलॉइड्स के गुणों की बात हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत है वरना वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करके पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से, उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। तीसरा चैप्टर भी आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगा, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा इसकी 6 क्लास के अंदर या 6 या 7 क्लास के अंदर मैं इसको खत्म करवा दूंगा। तो मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।